फ्री का ज्ञान मत दो। सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। तो आपको बताना है कि 1336 के टाइम पर दिल्ली में कौन रूल कर रहा था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी पर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके के लिए पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जीके के हमारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम थोड़ा सा डिटेलिंग में करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप की क्या होगा कि आपका एक अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। ठीक है, ओके, पेन ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने जीके बूस्टर सीरीज नेम दिया है। पहला क्वेश्चन हमारे लिए बोल रहा है, रेड कलर कर लेते हैं, एक सेकंड। द हैवीएस्ट रॉक्स विच आर रोल्ड अलोंग द रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर विच टाइप ऑफ लोड। यानी कि जो हैवीएस्ट रॉक होते हैं, यानी कि जो पत्थर होते हैं हैवी, जो कि नदी के साथ में रोल करते हुए आ जाते हैं, उनको हम किस टाइप के लोड में कंसीडर करते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन लोड। ऐसे समझ लो कि एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर में क्या हैवीएस्ट रॉक्स भर दिए गए हैं। ट्रैक्टर में देखो भारी पत्थर ही तो भरोगे, हल्के हल्के थोड़ी भरोगे, हल्के को तो हाथ से भी लेकर के जा सकते हो। तो हैवीएस्ट रॉक वाले को हम क्या बोलते हैं, किस लोड में आएगा वो नदी के? ट्रैक्शन लोड में। अच्छा, लोड होते कितने टाइप के हैं? सॉरी, एक्चुअल में लोड होते कितने टाइप के हैं? तो लोड हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला हमारा सस्पेंशन, इसमें क्या होता है, फाइन एल्यूमिनियम के ये होते हैं। फिर हमारा ट्रैक्शन, जैसे बताया, लार्ज बोल्डर्स, हैवीएस्ट रॉक जिनको बोलते हैं, हैवीएस्ट रॉक्स जो भी होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो ट्रैक्शन में आते हैं। सॉल्यूशन, नाम से पता चल रहा है कि भाई क्या होगा, मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। और फिर एक होता है साल्टेशन, स्मॉल पेबल्स, यानी कि ये होते हैं छोटे पत्थर। ठीक है, तो ये साल्टेशन में आता है। सस्पेंशन में हमारे फाइन एल्यूमिनियम के छोटे छोटे रॉक्स आ जाते हैं। ट्रैक्शन में हमारे लार्ज बोल्डर्स, जो भी बड़े पत्थर होते हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे ये वाटरफॉल से रिलेटेड है। तो दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है? तो ये हमारा मांडवी नदी पर है, गोवा में। याद रहेगा, दूध सागर कहाँ पे? मांडवी नदी पे, गोवा में। देखो, याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। दूध, जब हम छोटे होते हैं तो माँ का ही दूध पीते हैं ना। छोटे बच्चे किसका दूध पीते हैं? माँ का दूध पीते हैं। तो दूध सागर मांडवी नदी, मांडवी है ना, मांडवी नदी गोवा में। कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ पे है? तो ये हमारा वाराही नदी कर्नाटका में है। जोग या फिर गरसोप्पा वाटरफॉल, ये कहाँ पर है? तो ये हमारा शरावती नदी कर्नाटका में, ये भी पड़ता है। बरकाना वाटरफॉल, तो ये हमारा सीता रिवर पर है। याद कैसे रखोगे कि सीता माता जो है वो जब हनुमान जी मिलने गए थे तो वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। ये भी कहाँ पे है? कर्नाटका में। कुछ तो हनुमान जी ने नाटक किया होगा, सीता माता क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। किलियूर फॉल, पेरियार नदी तमिलनाडु में। थलैयर फॉल, मंजलार नदी तमिलनाडु में। दादुमा फॉल, मचकुंड रिवर उड़ीसा में। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी ना साउथ साइड के जो भी नेम होते हैं, थोड़े से उठ पटांग नेम होते हैं। तो ये तो पता कर लोगे स्टेट, लेकिन रिवर आएगी तो फंस सकते हो। तो दुदुमा, मचकुंड। गोकक वाटरफॉल, घाट प्रभा नदी कर्नाटका में है, इजी है। शिव समुद्रम, कावेरी नदी कर्नाटका में। ठीक है। हुंड्रू वाटरफॉल, सुवर्ण रेखा झारखंड में, ये एक इंपॉर्टेंट है। बरही पानी फॉल कहाँ पर है? तो ये हमारा बुध बंगला ओडिशा में है, बरही पानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो वाटरफॉल कैसे याद रख पाओगे, बार बार इनको पढ़ोगे तो आसानी से तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है। नोह कलिकी, ये कहाँ पे है? मेघालय में पड़ता है। आगे चलते हैं, कपिल धारा फॉल कहाँ पर है? तो ये हमारा नर्मदा रिवर एमपी में है, कपिल धारा। ऐसा समझ लो ना, मध्य में जो है कपिल क्या करता है, कौन है कपिल? कपिल शर्मा शो देखा है ना, मिडिल में आके, मध्य में आकर के क्या करता है कपिल धारा, कपिल शर्मा मध्य में आकर के पूरा मजा बना देता है। नर्मदा। वसुंधरा फॉल, अलकनंदा रिवर, ठीक है, याद रहेगा, वसुंधरा, अलकनंदा। धुआंधार वाटरफॉल, नर्मदा। ठीक है, नर और मादा धुआं धुआं कर दिया मिलकर के ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है। चित्रकोटे फॉल, इंद्रावती रिवर, छत्तीसगढ़। किन्रेम फॉल, मेघालय। किन्रेम, नोह कलगिली कहाँ पे है? मेघालय में। अथिरापिल्ली फॉल, ये हमारा केरला में पड़ता है। देखो थोड़ा सा न्यू नेम है और शायद पहली बार पढ़ रहे होगे, लेकिन जो नई चीजें हैं आजकल वही एग्जाम में आ रहे हैं। पुरानी तो सबको आती हैं, जो नई है हमें उन्हीं को तो सीखना है ना। तो किन्रेम, नोह कलगिली कहाँ पे? मेघालय में। और अथिरापिल्ली फॉल केरला में। ठीक है। अच्छा, वाटरफॉल होते कितने टाइप के हैं?
वैसे ये बहुत ही रेयर है कि पूछा जाए, बट फिर भी अब पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। तो वाटरफॉल एक्चुअली में तो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड जरा। वाटरफॉल एक्चुअल में तो 5 टाइप के होते हैं। पहला हमारा प्लंज। प्लंज किसको बोलते हैं? फास्ट फास्ट मूविंग वाटर डिसेंड्स वर्टिकली लूजिंग कांटेक्ट विद द बेडरॉक सरफेस। देखो जो फास्ट मूविंग वाटर है ना, ठीक है, मतलब तेज बहता हुआ पानी डिसेंड कर रहा है वर्टिकली, ऐसे गिर रहा होगा, ठीक है। गिर तो रहा है, ये पहाड़ है, ऐसा समझ लो ये पहाड़ है, ठीक है। वर्टिकली ऐसे गिर रहा है, लेकिन जब यहाँ से गिरता है तो क्या होता है, ये जो चट्टान है ना पहाड़ की, उससे क्या हो रहा है, इसका कांटेक्ट छूट जाता है और वो थोड़ा सा आगे आकर के गिरता है, तो उसको बोलते हैं प्लंज। प्लंज की तरह बन जाता है, ठीक है। रॉक्स लेफ्ट इन पेनेप्लेन कॉल्ड मोनेट रॉक्स। तो यहाँ पे जो रॉक छूट जाती है उसको क्या बोलते हैं? मोनेट रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। हॉर्स टेल, वाटर डिसेंड्स विद कांटेक्ट विद द बेड रॉक। अब ये भी यहाँ पे भी पानी देखो गिर रहा होगा, पहाड़ से पानी गिर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल उस जो पहाड़ की जो चट्टाने हैं उनसे बिल्कुल अटैच होकर के आ रहा होगा पानी, ठीक है। कास्केड, वाटर डिसेंड्स स्क्रीज ऑफ रॉक स्टेप्स। मतलब ऐसा समझ लो जैसे जैसे ऐसे ऐसे होगा पहाड़, मतलब सीढ़ी टाइप में थोड़ा बना होगा, तो वैसे ही करके आएगा पानी, ठीक है। कहीं कहीं पे देखा होगा ना कि ऐसे सीढ़ी बनी होती है और पानी इसी के ऊपर ऐसे ऐसे आता है, तो उसको बोलते हैं कास्केड, ठीक है। हाईएस्ट हाई वाटरफॉल। ब्लॉक वाले को क्या बोलते हैं? वाइड स्ट्रीम और रिवर, ठीक है। ब्लॉक, वाटर डिसेंड फ्रॉम अ रिलेटिवली वाइड स्ट्रीम और रिवर। ऐसा समझ लो कि पानी जो गिर रहा है रिलेटिवली, वो एक बहुत ही वाइड स्ट्रीम है, मतलब बहुत बड़ी धारा से गिर रहा है पानी, ठीक है। अब ये इसमें भी कई सारे हो सकते हैं। अब वो हॉर्स टेल की तरह है, कास्केड की तरह है, या फिर प्लंज वाले की तरह गिर रहा है। कैटरैक्ट, अ लार्ज पावरफुल वाटरफॉल। कैटरैक्ट तो नॉर्मल एक लार्ज वाटरफॉल होगा, धड़ाम से आ रहा होगा, मतलब ये बहुत ही रेयर है कि ये कैटरैक्ट वाला पूछा जाए, क्योंकि इसमें ना कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, ठीक है। ये मेन थे 3 जो बता दिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि टॉप 5 हाईएस्ट वाटरफॉल कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा कुंचिकल वाटरफॉल, बरेही पानी वाटरफॉल, नोहकली कहाँ, मेघालय में। नोहसिंगीथियान या फिर मौसमी, ये भी कहाँ पे है, मेघालय में। ऐसा समझ लो मौसिनराम वाला है ना, वहीं का है समझ लो, ठीक है। दूध सागर वाटरफॉल, ठीक है, ये सारे अभी बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला है हमारा टाइप्स ऑफ लेक। बहुत ही कम चांसेस है, नया कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करिए, शायद पूछ लिया जाए। टेक्टोनिक लेक किसको बोलते हैं? तो भीमताल को बोलते हैं टेक्टोनिक लेक। क्रेटर लेक कौन सी है? तो लोनार लेक को बोलते हैं। ग्लेशियल लेक कौन सी है? तो हमारी गंगाबल लेक है, उसको बोलते हैं। फ्लूवियल लेक, तो इसको हम पूरब स्थली लेक को बोलते हैं, फ्लूवियल लेक। तो ये फैक्ट्स हैं, इनको तुम्हें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इनमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है। अब कुछ लेक्स के नेम याद कर लेते हैं, कहाँ पे हैं। कलीवेली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। खज्जर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और खेचियोपल्ली कहाँ पे है? सिक्किम में। वेम्बानन की लेक कहाँ पर है? तो केरला में। अब यहाँ पे लेक से रिलेटेड थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ये थोड़े से नए फैक्ट्स हैं, तो इनको बार बार पढ़ोगे तो आ जाएंगे। देखो लेक्स हमारी, एक तो ये हमें बतानी है कि हाईएस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, ठीक है, ये कौन सी है। और फिर हाईएस्ट बोल रहा हूँ, लार्जेस्ट ब्रैकिश ब्रैकिश वाटर लेक होगा ना, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और एक हमारा ओनली वेटलैंड इन बिहार, यानी कि बिहार की कौन सी है, ओनली वेटलैंड इन बिहार, जिस किस लेक को बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारी हो जाएगी लेक ऑन द बॉर्डर ऑफ, लेक ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस ये आपको बताना है, कमेंट में अगर आते हैं तो बता सकते हैं, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक हमारी कौन सी है? तो ये हमारी है चिलिका लेक, चिलिका लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारी वुलर लेक, वुलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ओनली वेटलैंड इन बिहार, ये हमारी कांवड़ लेक है, कांवड़ लेक। लेक ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश,
तो ये हमारी है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, ठीक है। और आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है सिटी ऑफ लेक्स किसको कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। आई होप जो भी चीजें मैंने बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, एओ ह्यूम, ठीक है। पहला सेशन जो हुआ था 1885 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। होना कहाँ पे था और हुआ कहाँ पे था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो 1885 में पहला सेशन हुआ, फिर उसके बाद 1886 में दूसरा सेशन हुआ। तो दूसरा सेशन जो था कब हुआ, पहला 1885 में ही हो गया, जिसकी प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। फिर 1886 में दूसरा सेशन हुआ। तो दूसरे सेशन के कौन थे प्रेसिडेंट, हमें वो बताने, तो वो थे दादा भाई नौरोजी साहब, ठीक है। और इनसे रिलेटेड आपको एक फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने 3 बार कांग्रेस को सेशन को प्रिसाइड किया था। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। याद कैसे रखोगे, देखो 86 7 कितना होता है 93, और 93 में फिर 96 ऐसे समझ लो, 86 20 96, अब बीच में 86 7 93, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 3 ही सेशन प्रिसाइड किए थे, 86 93 1906, ठीक है। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट याद करना होता है हमें, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड टू द यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो यूके का हाउस ऑफ कॉमन है, यानी कि एक तरीके से समझ लो वहां की जो लोकसभा थी, तो वहां के ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे, ठीक है। पहले इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यानी कि इंडिया की जो पार्लियामेंट थी वहां से ये पहले सदस्य थे जो कि चुने गए थे यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो इसको, इस फैक्ट को जरूर से जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। और फिर एक और फैक्ट है, ही एस्टैब्लिश्ड द लंदन इंडियन सोसाइटी। 1865 में इन्होंने क्या किया था, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, और फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब कांग्रेस से रिलेटेड हम और क्या याद रख सकते हैं, कांग्रेस जब बनी थी 1885 में, एओ ह्यूम, ठीक है, ये कौन थे, तो ये शायद ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, एओ ह्यूम। तो यहाँ पे कांग्रेस से रिलेटेड हमें एक और फैक्ट याद रखना है कि जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी, कांग्रेस जब इस्टेब्लिश हुई थी, तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल। तो उस समय पर गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड क्यों ही लगाना, बट चलो ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन उस समय पर गवर्नर जनरल था। अब जैसे मैंने बताया कि 1885 में किसने किया था प्रेसाइड, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। तो 1886 में भी हमें पता चल गया कि किसने प्रिसाइड किया था, दादा भाई नौरोजी ने। अब हमें एक पता होना चाहिए 1887 वाला, और एक हमें पता होना चाहिए 1888 वाला, ठीक है। 1887 वाला किसने किया था, तो यहाँ पे जो बने थे वो बने थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। यहाँ पर हमारे बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये हमारे कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फिर 1888 में फिर आ जाते हैं हमारे जॉर्ज यूल, और जॉर्ज यूल ये हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश कांग्रेस प्रेसिडेंट, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, इंग्लिश प्रेसिडेंट जिनको बोलते हैं। 1909 वाला मदन मोहन मालवीय। 1907 वाला आपको एक याद रखना है। 1906 वाला पता ही चल गया, कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, ठीक है। और एक 1907 वाला याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था। अब आ जाते हैं महाजनपद से रिलेटेड। वज्जी की कैपिटल क्या है, वैशाली। अच्छा, याद कैसे रखोगे, महाजनपद, कितने महाजनपद थे, तो टोटल 16 महाजनपद थे, ठीक है। कैपिटल ऑफ वज्जी, वज्जी की क्या है, वैशाली, है ना, वैशाली एक तरीके से देख रहे होगे, ठीक है। अंग की कैपिटल क्या है, चंपा। मगध की राजगृह पाटलिपुत्र, सबको पता है। काशी की वाराणसी, सबको आसान है यार भाई, काशी को ही क्या बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं। वत्स की कौशाम्बी, ऐसे समझ सकते हो, मुसम्मी खाओगे क्या वत्स, कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी। वत्स क्या खाएगा, वत्स अब मुसम्मी खाएगा, जूस पिला दो, है ना। वत्स क्या खाएगा, मुसम्मी खाएगा, कौशाम्बी। कौशल श्रावस्ती, सौरसेना मथुरा, ये एक इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ लो कि सारे के सारे जो
सेना है वो किधर है, मथुरा की तरफ है, मथुरा के साथ में है, ऐसे समझ सकते हैं, सौर सेना। पांचाल की अहिछत्र या फिर काम्पिल्य, कुरु की इंद्रप्रस्थ, महाभारत देखी होगी ना जिन्होंने, उनको आसानी से पता होगा, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर। अब ऐसा देखो, जो विराट हैं, विराट कोहली, वो अपनी माँ को बहुत मानते हैं, तो विराट, मत्स्य, मत्स्य की विराट, छेदी की सोथिवती, याद रख सकते हो, अवंती की उज्जैनी या फिर महिष्मती, अवंती की उज्जैनी या फिर महिष्मती, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की पूंछ, अस्मक की पोटली या फिर पुदाना, और मल्ला की कुशीनारा। मल्ला की क्या है, कुशीनारा। अब देखो कोई एक मल्ला नामक लड़का है, वो बोल रहा है भाई कुशी ले आ, मल्ला कुशी तो ले आ, ठीक है। कंबोज की पूंछ, गांधार की तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, छेदी सोतिवती। देखो जिनके थोड़ी सी बहुत ट्रिक बन रही है, जैसे विराट अपनी माँ को बहुत मानते हैं, तो मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र या फिर काम्पिल्य होती है, ठीक है। टोटल 16 महाजनपद होते हैं और इनकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इनको आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। अब अगला हमारा बोल रहा है फंक्शन ऑफ लाइपेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें लाइपेज का क्या फंक्शन होता है। तो लाइपेज हमारा क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है इमल्सिफाइड फैट्स को। तो हमारा जो भी इमल्सिफाइड फैट होता है तो उसको लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। अब यहीं पे लाइपेज का पढ़ ले तो पेप्सिन का भी पढ़ लेते हैं। देखो एक चीज याद रखना कि हमारा जो पेप्सिन होता है ना, वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। हमारे पेट में ना HCl होता है, हमारे पेट में क्या बनता है, HCl बनता है। तो वहां पे हमारा क्या, पेप्सिन वर्क करता है एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में ब्रेक करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर बात की है एसिडिक मीडियम में पेप्सिन वर्क करता है, तो बेसिक मीडियम में कौन वर्क करता होगा, हमें वो भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो एक होता है हमारा ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन हमारा बेसिक मीडियम में वर्क करता है, ठीक है। आई थिंक लिखा होगा, ये लिखा है, ट्रिप्सिन हमारा बेसिक मीडियम में वर्क करता है, और ये भी वही क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। तो कभी भी पूछा जाए प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन ब्रेक करता है, तो पेप्सिन करता है एसिडिक मीडियम में, ट्रिप्सिन करता है बेसिक मीडियम में, और दोनों ही प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करते हैं। अगला है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये हमारा क्या, डेलिकेट लाइनिंग ऑफ स्टमच फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। तो ये हमारी जो डेलिकेट लाइनिंग होती है स्टमच की, जो कि गैस्ट्रिक जूस से आती है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है, इनर डेलिकेट लाइनिंग को, बहुत ही पतली सी होती है, उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, गैस्ट्रिक जूस से बचाने का, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। रेक्टम क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है और फिर फर्दर एनस के थ्रू रिलीज कर देता है, ठीक है। तो समझ गए, म्यूकस मेम्ब्रेन ये हमारा गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच, और फिर रेक्टम क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है और फिर आगे फर्दर एनस के थ्रू रिलीज कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस एमिलेज को ब्रेक करता है, ठीक है, एमिलेज ब्रेक करता है कार्ब्स को, लाइपेज ब्रेक करता है फैट्स इनटू फैटी एसिड। ये जो अभी बताया ना, इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, ये लाइपेज हमारा क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, फैटी एसिड में, ठीक है। फैट है उसको फैटी एसिड में ब्रेक कर देगा लाइपेज, एमिलेज कार्ब्स को ब्रेक करता है। तो आई होप याद रखोगे। विली क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। विली ऐसा समझ सकते हो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि सरफेस एरिया को फूड एब्जॉर्व करने के लिए क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ऐसे है तो फिर उसको ऐसे इंक्रीज कर देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्व हो सके, ठीक है। इजी था, ऐसा कुछ नहीं, तो बस एक फैक्ट था, याद करना आएगा, ये डायरेक्ट आएगा, इसमें कोई तिरिक पंजा लगा करके नहीं आएगा, इसमें बस डायरेक्ट आएगा कि भाई बताओ कौन ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड में, कौन करता है, लाइपेज करता है। एमिलेज क्या करता है, एमिलेज हमारा किसमें ब्रेक कर देता है, कार्ब्स को ब्रेक कर देता है। पेप्सिन हमारा एसिडिक मीडियम में ब्रेक करता है, प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। और ट्रिप्सिन हमारा बेसिक मीडियम में वर्क करता है, क्या करता है, जो सेम करता है जो पेप्सिन वर्क करता है हमारा, ठीक है। आसानी से बता सकते हो, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन याद रखना कि वो एसिडिक का है, ये बेसिक मीडियम का है। अगले हमारा द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत, ठीक है। ये आई थिंक इस पे क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख दिया। ये हमारा ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है वो भी पता होना चाहिए। तो हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो हमारी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर इसको हम आंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं, तो ये हमारी वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब मानसरोवर वगैरह ऐसे कुछ बहुत कम पूछा जाता है।
ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जिसको हम आंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो बोलते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ 916 किलोमीटर है। बाकी कहाँ पर है? आगे बांग्लादेश में चली जाती है। अब ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अब देखो भाई, गंगा को तो गंगा जानते हैं, एक मूवी देखी होगी गंगा जमुना सरस्वती, देखिए ना। अगर भारत में गंगा है तो बांग्लादेश में कौन होगी? जमुना होगी, ठीक है। अब लेकिन गंगा अगर आगे जा रही है तो उसी को थोड़ी ना जमुना बोलेंगे। तो भारत में गंगा की बहन कौन है? ब्रह्मपुत्र, ऐसा समझ लो। तो वही जब बांग्लादेश जाती है तो उसको जमुना बोलते हैं। अच्छा, आगे जो बांग्लादेश में जब गंगा जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। जैसे ये इंडिया है, यहाँ से आई बांग्ला वेस्ट बंगाल के इधर से होकर के इधर बांग्लादेश में एंटर करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? गंगा को पद्मा बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्रा को हम क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा को हम जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, पद्मा और जमुना मिलकर के मेघना बना देती है बांग्लादेश में। अब समझना, गंगा थी, ब्रह्मपुत्रा थी, मिल गई। ब्रह्मपुत्रा को हमने क्या बोला? ब्रह्मपुत्रा को हमने जमुना बोला, और गंगा को हमने पद्मा बोला। अब जमुना और पद्मा मिलकर के कौन सी रिवर बना देंगी आगे बांग्लादेश में? तो मेघना रिवर बना देंगी। तो पद्मा प्लस जमुना मिलकर के बांग्लादेश में मेघना रिवर बनाती हैं। और ब्रह्मपुत्रा जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की, ठीक है। जो हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, कौन मार्क करता है उसको? तो उसको ब्रह्मपुत्रा ही मार्क करती है, ठीक है। आगे, गोदावरी रिवर इज रिफर्ड टू एज द गंगेज ऑफ द साउथ। अब देखो, एक हमारी है गोदावरी और एक है हमारी कावेरी। हमसे कई बार पूछा जाता है, बताओ दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? यानी कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, मतलब साउथ, है ना, मतलब भारत की गंगेज ऑफ साउथ, है ना, मतलब दक्षिण गंगा के नाम से किसको जानते हैं? तो वो गोदावरी को जानते हैं। लेकिन वहीं पर एक चीज और याद रखना इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका साइज और कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो गंगा से मिलता जुलता है। लेकिन क्योंकि गोदावरी नदी का जो रिवर बेसिन है वो गंगा के बाद में सबसे बड़ा है। देखो, पूरे इंडिया में तो गंगा बड़ी है, लेकिन वहीं पर साउथ में बात करेंगे तो गोदावरी हो जाएगी, गंगेज ऑफ साउथ। अब यहाँ पे एक चीज और, पहले ये भी देख लो, गोदावरी ओरिजिनेट करती है कहाँ से? त्रिम्बकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से, ठीक है। याद कैसे रखोगे? किसकी गोद में खेलोगे? माँ अम्बे की गोद में, है ना, ऐसे समझ लो। पुराने जैसे सती अनुसुईया वाले जो शो देखे होंगे जिन लोगों ने, उन्होंने देखा होगा, ठीक है। तो बच्चे किसकी गोद में खेलना चाहते हैं? माँ अम्बे की गोद में, त्रियम्बकेश्वर, ठीक है, याद रख सकते हो। दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलते हैं, है ना। गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ साउथ इंडिया कावेरी को बोलते हैं, लेकिन गंगा ऑफ साउथ गोदावरी को बोलते हैं, ठीक है। अगर इंडिया लग गया इसका मतलब कावेरी को बोलेंगे, नहीं तो फिर हम किसको बोलेंगे? गोदावरी को बोलेंगे, दक्षिण गंगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, आसान पड़ेगा। निगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर किसको कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन किस टाइम पे आया था? थर्ड 5 ईयर प्लान के उस पे, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था, ठीक है। और आपको ये बताना है कि वर्ड में कब, वर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर वर्ड में कौन थे? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये टर्म तो किन्होंने दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो ये तो दिया था विलियम गॉड ने, ठीक है। ये वाला आपको बताना है कमेंट में। अच्छा, निगेटिव इफेक्ट कौन कौन से थे? डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर था वो नीचे जा रहा था। फर्टिलाइजर्स ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए बोला गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता? क्वालिटी ऑफ सॉइल घटती जा रही थी। इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे आप फर्टिलाइजर यूज करोगे, लेबर्स यूज करोगे, तो आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो ये कुछ उसके निगेटिव इफेक्ट्स थे, ठीक है। आगे फिर और कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे इसको और डिटेल में करेंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना कि एक ही बार में पूरा कवर कर लिया, पता चला समझ में नहीं आ रहा है।
अब ग्रासलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यहाँ पे मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ग्लोब होता है, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर होती है 0 डिग्री, फिर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है 23.5 डिग्री, फिर हमारे इधर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है 23.5 डिग्री साउथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये जो ट्रॉपिक के बीच का जो रीजन है ना, इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल ही तो बोलेंगे ना, ट्रॉपिकल जोन ही तो बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहीं पे जो इस एरिया में जो ग्रासलैंड्स आती है ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, तो हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा ना, ट्रॉपिक, दोनों ट्रॉपिक के बीच के जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन या फिर टॉरिड जोन बोलते हैं। यूएसए, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं। जैसे अमेरिका और कनाडा और के लोग मिलकर के प्रे कर रहे हैं। रसिया में स्टपीज बोलते हैं, रसिया में स्टपीज बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में वेट्स बोलते हैं। बहुत इजी था यार, मतलब इसमें तो मोस्ट ऑफ द लोगों को आई थिंक पता रहा होगा। ये तो टेम्परेट वाली है ना यार, ये तो ट्रॉपिकल के ऊपर आ जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। टेम्परेट की ग्रासलैंड्स थी, ठीक है। तो ये हमारी टेम्परेट की ग्रासलैंड से ट्रॉपिकल वाली नीचे मैंने रखी है। ट्रॉपिकल की नहीं रखी क्या यार? ट्रॉपिकल की नहीं रखी है, चलो कोई नहीं, ट्रॉपिकल की बाद में कर लेंगे। बाकी ट्रॉपिकल रीजन पता चल ही गया ना, इक्वेटर के पास का जो रीजन होता है ये वाला, दोनों ट्रॉपिक के बीच का रीजन, उसी को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, जिसको टॉरिड जोन बोलते हैं। फिर उसके ऊपर हमारा टेम्परेट जोन होता है, और फिर दूसरे ट्रॉपिक के नीचे भी हमारा टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज, श्रीलंका की सिन्हाला या फिर तमिल लैंग्वेज है। भूटान की जोंगा लैंग्वेज है। म्यांमार की बर्मीज लैंग्वेज है। म्यांमार को ही पहले बर्मा बोलते थे ना, तो वहां की लैंग्वेज क्या है? बर्मीज लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बोल रहा है अब्दुल रजाक एंड इनवॉय फ्रॉम पर्सिया। अब्दुल रजाक कहाँ से था? तो ये पर्सिया था। किसके टाइम पे आया था? विजयनगर एम्पायर में। अब्दुल रजाक हमारा किसके टाइम पर आया था? तो ये हमारा देवराय सेकंड के टाइम पे आया था। कई बार ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अब्दुल रजाक कहाँ से आया था? तो ये हमारा पर्सिया का ट्रेवलर था, और ये देवराय सेकंड के टाइम पर आया था। विजयनगर एम्पायर हरिहर और बुक्का ने फाउंड किया था 1336 में, और ये फ्यूडेटरीज किसके थे? ककातिया रूलर्स के थे। विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था, संगम, सलुवा, तुलुवा और अराइविडू। पहली हमारी संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, और फिर तुलुवा डायनेस्टी, और फिर अराइविडू डायनेस्टी। 1336 से 1485, 1485 से 1505, 1505 से 1570, और फिर 1570 से 1650। अब देखो एक्चुअल में ये 1542 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअल में होता क्या है कि तुलुवा के बाद में ना यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जो टाइम पीरियड है वो ब्रेक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द जगह पर आपको ये टाइम पीरियड मिलेगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में कहीं पर ये आ जाता है कि अराइविडू का टाइम पीरियड, अगर ये ऑप्शन में होगा 1570 से 1650 तो ये ही लगाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो फिर 1542 से 1646 वाला लगाएंगे। ये बहुत ही कम जगह पर दिया गया होता है, बट मैंने कंसीडर कर लिया कि अगर पूछ लिया जाता है कि पता चला ये टाइम पीरियड नहीं दिया गया, 1570 से 1650 वाला ये दे दिया, तो फिर हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। देखो याद कैसे रखना है बार बार। 4 डायनेस्टीज थी, संगम, सलुवा, तुलुवा, अराइविडू। 1336 से 1485, 1485 से 1505, 1505 से 1570 और 1570 से 1650। बार बार इसको ना ऐसे गाने की तरह बोलो तो आसानी से याद रहेगा। तुलुवा डायनेस्टी के एक रूलर थे कृष्ण देव राय, ठीक है। ये ऐसा माना जाता था कि ये विजयनगर एम्पायर के मोस्ट पावरफुल रूलर थे, जो कि तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और कृष्ण देव राय के टाइम पर ही डोमिंगो पीस और डुआर्टो बरबोसा आया था। अब इसको मैंने कैसे याद किया था कि डोमिंगो पीस और डुआर्टो बरबोसा किसके टाइम पर आया था? कृष्ण देव राय की। इसको मैं गाने की तरह याद करता था, डोमिंगो पीस डुआर्टो बरबोसा, डोमिंगो पीस डुआर्टो बरबोसा। तो फिर मुझे आसानी से याद हो गए थे। तो ये पुर्तगीज थे जो कि कृष्ण देव राय के टाइम पर आए थे, जो कि तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कृष्ण देव राय के कुछ वर्क थे, जैसे अमुक्त मल्यदा ये तेलुगु में था, और जम्बावती कल्याणम ये संस्कृत में वर्क थे। अभी हाल ही में सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, और शायद एसएससी के एग्जाम में भी अमुक्त मल्यदा पूछा गया था। तो अमुक्त मल्यदा तमिल में है और जम्बावती कल्याणम संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है।
अब जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पर, उनको देख लेते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ ही लिया अब्दुल रज़ाक किसके टाइम पर आया था, अब आगे उनको छोड़ करके पढ़ते हैं। इब्न बतूता हमारा मोरक्को का ट्रेवलर था जिसने की रहला बुक लिखी थी, और ये हरिहर फर्स्ट के टाइम पर आया था। इब्न बतूता इब्न बतूता इब्न बतूता, बार बार से गाने की तरह रिलेट, गाना की हमें देखा होगा ना बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो गाने की तरह याद करो, आसानी से याद होगा। इब्न बतूता हमारा मोरक्को का ट्रेवलर था, इसने रहला बुक लिखी थी और हरिहर फर्स्ट के टाइम पर आया था। निकोला डी कॉन्टी देवराज सेकंड के टाइम पर आया था, इटली से आया था। फर्नो नुनीज ये हमारा अच्युत राय के टाइम पे आया था, जो कि पुर्तगीज ट्रेवलर था। फर्नो नुनीज अच्युत राय के टाइम पर आया था, पुर्तगीज ट्रेवलर था। और सीजर फेडरिक, है ना, ऐसा समझ लो कि वो नहीं सीआईडी में फेडरिक था, तो सीजर फेडरिक तिरुमला देवराय के टाइम पर आया था ना, तिरुमला होगा शायद, आई थिंक तिरुमला देवराय, जो कि इटली से आया था। ठीक है, और अभी हमने इसके ऊपर पढ़ाई हमने कि जो हमारा अब्दुल रजाक था वो भी हमारा देवराय सेकंड के टाइम पर आया था, और निकोला डी कॉन्टी भी हमारा देवराय सेकंड के टाइम पर आया था। सलुवा डायनेस्टी के कौन फाउंडर थे, तो सलुवा नरसिम्हा, लास्ट रूलर सलुवा डायनेस्टी के नरसिम्हा। पहली डायनेस्टी संगम थी, फिर सलुवा थी, तो लास्ट रूलर सलुवा के नरसिम्हा राय थे। तुलुवा डायनेस्टी के वी नरसिंह थे, और तुलुवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर सदाशिव राय थे। अराईवीडू के कौन थे फाउंडर, तिरुमला देवराय, अभी हमने पढ़ा ना, तिरुमला देवराय के टाइम पर कौन आया था, सीजर फेडरिक, तिरुमला देवराय के टाइम पर आया था। लास्ट रूलर विजयनगर एम्पायर का श्रीरंग थर्ड, ये एसएससी ने पूछा हुआ है, आई थिंक सिलेक्शन पोस्ट में पूछा था या फिर किसी में तो पूछा था। लास्ट रूलर कौन था हमारा विजयनगर एम्पायर का, तो श्रीरंग थर्ड, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एक चीज और यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, कॉन्टेम्पररी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग 1336। तो आपको बताना है कि 1336 के टाइम पर दिल्ली में कौन रूल कर रहा था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एमबीटी जिसको याद रख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, विच सब्सटेंस हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ अबाउट 14, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका जो पीएच वैल्यू है वो लगभग 14 के बराबर है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पीएच वैल्यूज लिखी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्चुअल में 12.3 होता है, जो लगभग 14 के बराबर ही मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई है, बहुत ही बेसिक समझ सकते हो, बिल्कुल बेसिक है ही, प्लस माइनस, है ना। ब्लड का कितना होता है, 7.35 से 7.45, एसिडिक नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होता है। लेमन जूस का 2.32 होता है, एसिडिक होता है नेचर में। विनेगर हमारा 2.5, ये भी एसिडिक होता है। वॉशिंग सोडा का 11, ये भी बेसिक होता है। देखोगे ना ये इनमें OH OH आता है, तो ये क्या है, OH क्या शो करता है, एक तरीके से बेसिक शो करता है, जैसे NaOH 12.3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, लेमन और विनेगर का लगभग सेम है 2.32 और 2.5, क्योंकि ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं। आपको पता ना, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, 7 न्यूट्रल। ठीक है, वॉशिंग सोडा का 11। ठीक है, अगला देखते हैं, ऊल गुलान मूवमेंट टुक प्लेस, तो ऊल गुलान मूवमेंट कब हुआ था, तो ये हमारा 1899 से 1900 के आसपास हुआ था, और ये हमारा रिवॉल्ट था अगेंस्ट डीकूज, है ना, डीकूज के अगेंस्ट था। देखो बिरसा मुंडा से रिलेटेड ये उल गुलान मूवमेंट था। उल गुलान का मतलब क्या होता है, ट्यूमल्ट वाज अ रिवोल्यूशन टू एस्टैब्लिश मुंडा राज। बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, तो मुंडा राज ही एस्टैब्लिश करना उनका एक मकसद था। ठीक है, और कहाँ पे, साउथ ऑफ रांची, इन 1890 से 1900 के उस पे। ठीक है, देखो बस बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो 1899 से 1900 के आसपास हुआ था, कहाँ पे, साउथ ऑफ रांची में, और ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड था। ठीक है, और ये तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल, तो 1946 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। नक्सलाइट मूवमेंट 1967 में चारू मजूमदार और कानू सन्याल के द्वारा। विडो रीमैरिज एक्ट, इसमें किसके एफर्ट्स थे विडो रीमैरिज एक्ट में, ईश्वर चंद विद्यासागर के थे 1856 में। ठीक है, सुधी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, आर्य समाज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो भी लोग
क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे उनके प्योरिफिकेशन के लिए, सुधी मूवमेंट, ठीक है, आर्य समाज ने स्टैब्लिश किया था। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ठीक है। सन्यासी रिवॉल्ट 1763 से 1764, मंजू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जी, ठीक है, ये उसमें शामिल थे, ठीक है, सन्यासी रिवॉल्ट। पाइका रिवॉल्ट 1817 ओडिशा, अहोम रिवॉल्ट 1828 आसाम गोमधार कुंवर, मोपला अपराइजिंग 1836 मालाबार, ये इंपॉर्टेंट है। मोपला रिवॉल्ट कब हुआ था? तो 1836 में मालाबार में, ठीक है। कोल म्यूटिनी 1831 बुधु भगत। देखो एक पाइका रिवॉल्ट 1817 ओडिशा, मोपला रिवॉल्ट 1836 मालाबार, ठीक है, ये याद रखना। अगला है हमारा हु रोट सिस्टमा नेचुरे इन विच ही टॉक अबाउट टैक्सोनॉमी। तो सिस्टमा नेचुरे किसने लिखी है? जिसमें कि उन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बात करी है। तो सिस्टमा नेचुरे लिखी किसने? कैरोलस लिनियोस ने लिखी, कैरोलस लिनियोस ने लिखी है। देखो इनकी एक बुक है स्पेसीज प्लांटेरम, प्लांटेरम जैसा नाम है, प्लांट्स के बारे में बात करी है। सिस्टमा नेचुरे में इन्होंने एनिमल्स की स्पीसीज के बारे में बात करी है। तो बस इतना याद रखना कि सिस्टमा नेचुरे किसने लिखी थी? कैरोलस लिनियोस ने लिखी थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हिच यूटी हैज लोवेस्ट सेक्स, उस दिन मैंने बोला था ना कि मुझे ना रेशियो को राशन लिखने की बहुत बुरी आदत है। देखो इसको याद कैसे किया था? लड़कियों का दमन कौन कर रहा है? दमन एंड दीव। भाई जहां पे लड़कियों का दमन होगा वहीं पे तो सेक्स रेशियो कम होगा। तो ये कौन सी यूटी थी जो लड़कियों का दमन कर रही थी? दमन एंड दीव। सेक्स रेशियो जैसे हमने बात की थी, हाईएस्ट स्टेट केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। यूटी में पुडुचेरी का हाईएस्ट था। लोवेस्ट कहाँ का था? दमन एंड दीव। और स्टेट में हरियाणा का था, जम्मू एंड कश्मीर का था, फिर सिक्किम का था, पंजाब का। अभी तो जम्मू एंड कश्मीर हमारा यूटी हो गया है, बट पहले हमारा स्टेट था तो जम्मू एंड कश्मीर ही था, हरियाणा के बाद में फिर सिक्किम। सिक्किम में लोवेस्ट रूरल भी पॉपुलेशन थी, लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन भी थी। क्यों? क्योंकि भाई कौन ही रहेगा वहां पे। और सेक्स रेशियो ऑफ 0 to 6 ईयर ओल्ड 919 था। ऐसे हमारा सेक्स रेशियो हमारा 943 था। मैक्सिमम 0 से 6 चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे था? अरुणाचल प्रदेश का था। मिनिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का था? जहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो ऐसे कम होगा वहीं पे हरियाणा था ना, जहाँ का कम था तो वही कम हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल, ठीक है, 972। माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी हैज मैक्सिमम सेक्स रेशियो। पुडुचेरी का जो डिस्ट्रिक्ट है माहे, वहां पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो था 1176 फीमेल्स। दमन डिस्ट्रिक्ट हैज लोवेस्ट सेक्स रेशियो 553 फीमेल्स। तो फैक्ट है, इसको डायरेक्टली देख सकते हो। राज्यसभा कैन होल्ड अ मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, देखो एक होता है हमारा मनी बिल। मनी बिल हमारा कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 110 में आता है। अब देखो मनी बिल से रिलेटेड एक चीज ये होती है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा लोकसभा में ही आ सकता है, ठीक है। कोई बिल आएगा, वो पास होगा, फिर स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे कि वो मनी बिल है या फिर नहीं है। अगर वो मनी बिल है, डिसाइड कौन करता है? एनी बिल डिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा वेदर इट इज मनी बिल और नॉट। तो स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं वो मनी बिल है कि नहीं है। अब देखो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस होते हैं लोकसभा में। अब देखो लोकसभा ने अगर बिल पास कर दिया तो अब बिल कहाँ जाएगा पास होने के लिए? राज्यसभा में। लेकिन एक चीज याद रखना, मनी बिल के केस में क्या होता है कि जो राज्यसभा है ना, जो राज्यसभा है वो क्या कर सकती है? इसको अमेंड नहीं कर सकती, इसको अमेंड नहीं कर सकती। ओनली क्या कर सकती है? ओनली सजेस्ट कर सकती है, ठीक है। लोकसभा साहब देख लो, आपको जो करना है वो कर लो, ठीक है। राज्यसभा अमेंड कर सकती है केवल, वो भी कितने दिनों तक होल्ड करके? 14 दिनों तक। अगर 14 दिनों तक कुछ भी वो नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही वो पास हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा भी होगा आई थिंक, मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा सेंट टू राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन। लोकसभा ने पास कर दिया मनी बिल को, अब वो राज्यसभा में जाएगा रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। हैज टू बी रिटर्न टू लोकसभा विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को उसको या तो पास करना है, नहीं तो उस पर जो भी रिकमेंडेशन है वो करके उसको फिर से लोकसभा में भेज देना है। चाहे रिकमेंड करें चाहे ना करें, भेजना है मतलब भेजना है। अब ये लोकसभा के ऊपर है, वो उनकी रिकमेंडेशन को लेता है या फिर रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा लोकसभा के ऊपर ही है। राज्यसभा बस उसको देखेगा कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा है, बस ठीक है पास कर दो, सलाह देनी है दे दो, फ्री का ज्ञान मत दो। राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट रिकमेंडेशन बट कैन नॉट अमेंड मनी बिल। ऑलरेडी बता दिया कि राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती, केवल रिकमेंड कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है।
इफ राज्यसभा डोंट रिटर्न बिल आफ्टर 14 days द बिल इज डीम्ड टू हैव पास्ड बाय बोथ हाउस। अगर राज्यसभा ने नहीं किया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि लोकसभा से तो पास हो गया था, राज्यसभा से भी बिल पास हो गया। ठीक। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। अब देखो आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। जो 103rd अमेंडमेंट है वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर ईडब्ल्यूएस। आइडियल्स ऑफ जस्टिस हमने कहां से लिए हैं? यूएसएसआर से। कितने तरह के आइडियल्स हैं? 3 तरह के। याद करो प्रीएम्बल को। आइडियल्स ऑफ जस्टिस में कौन कौन सा आता है? सोशल, इकोनॉमिकल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। याद आया? आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये 5 तरह के होते हैं ना। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब याद आ गया ना, मैं भी भूल जाता हूँ बार बार, एक्चुअली मेरा ध्यान इधर लिखने पर है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो लिबर्टी, इक्वलिटी हमारी 2 तरह की है, फ्रेटर्निटी ऑफ असेयरिंग एंड डिग्निटी ये 1 तरह की है। तो लिबर्टी हमारी 5 तरह की है, जस्टिस हमारा 3 तरह का है, इक्वलिटी हमारी 2 तरह की है, फ्रेटर्निटी हमारी 1 तरह की है। तो ये देखो जस्टिस वाला हमारा आइडियाज तो यूएसएसआर से लिए गए, लेकिन लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखना। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विच ब्रिंग्स रेन टू द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो अक्टूबर से दिसंबर में जो बारिश होती है ना, वो कौन सी क्रॉप को हेल्प करती है? तो वो रबी क्रॉप को हेल्प करती है। रबी क्रॉप हमारी विंटर में ही होती है। देखो रबी क्रॉप विंटर में बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के आसपास, और अप्रैल से जून में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब रबी क्रॉप में कौन कौन सी फसलें आती हैं? ट्रिक क्या है? नाई हूटर बजते ही आलू लाया जोश में। देखो भाई ठंडी का सीजन है और नाई हूटर बजते ही आलू लाया जोश में, बोला भाई जल्दी जल्दी ले लो आलू। तो नाय चना, ई राई, हु गेहूं, टर मटर, ता तिलहन रेपसीड, आलू, जोश का जौ और सा का सरसों। ऐसे वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। ठीक है, आगे होगा समझ में। और राई भी लिख लो। तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड ये हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं। अब रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप भी होती हैं, 3 होती हैं। गर्मी में बोई जाती हैं खरीफ, ठंडी में बोई जाती हैं रबी। इनको हम जून जुलाई यानी गर्मी में बोते हैं, और सितंबर अक्टूबर जब हल्की हल्की मतलब ठंडी शुरू होने वाली होती है तो वहां पे इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इनमें हमारी कौन सी आती है? खरीफ गर्मी में होती है तो पानी ज्यादा लेती होंगी, जैसे मूंगफली हो गया, और धान की खेती देखिए ना कितना पानी खेतों में भरा होता है, तो वो लगाते हैं। ठीक है, जैसे राइस हो गया हमारा, ग्राउंडनट, मूंगफली हो गया, सोयाबीन देखा होगा ना, सब्जी बनाते तो भाई उसमें बहुत पानी लगता है ना उनको फुलाने के लिए, तो सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, कॉटन हो गया हमारा, ज्वार बाजरा हो गया। ठीक है, तो ये हमारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। फिर जैद क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स ऐसा समझ लो नहीं होती, जैसे हमारी ककड़ी, कद्दू, ककड़ी हो गया हमारा, और खरबूजा हो गया, और हमारे लिए तरबूज हो गया, तो ये जैद क्रॉप्स में आ जाती हैं एक तरीके से। ठीक है, इनको हम रबी और खरीफ के बीच में ही बोते हैं। ठीक है, विच फूड चेन स्टार्ट्स विद डीकम्पोजर्स। ऐसी कौन सी फूड चेन है जो कि डीकम्पोजर से स्टार्ट होती है? तो उसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। कौन सी फूड चेन है जो स्टार्ट होती है डीकम्पोजर से? तो वो डेट्रिटस फूड चेन होती है। अब देखो फूड चेन 2 तरह की होती है। सबसे पहले तो एक हमारी फूड चेन वो होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और फिर क्वार्टरनरी कंज्यूमर। ठीक है, ये हमारी एक फूड चेन होती है। ठीक है, जो इसको हम ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले घास होगी, फिर घास को कोई खा जाएगा तो वो ग्रास हॉपर होता है। फिर ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? तो फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? सांप। सांप को फिर से कभी कभी मेढक खा सकता है। अगर मेढक नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? याद करो, ऊपर से उड़ता है चील या बाज। ठीक है, और फिर से वो उसी इकोसिस्टम में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी फूड चेन।
अब लेकिन जो फूड चेन डिकम्पोजर से स्टार्ट होती है उसको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। तो फूड चेन हमारी दो तरह की होती है, एक जो हमारी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है उसको ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं, एक डिकम्पोजर से स्टार्ट होती है उसको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये फिर उसके आगे आज हमने 20 कर लिए ना, तो अब ये उसके आगे हम सारे बाद में करेंगे। क्विक रिवीजन कर लें 1 मिनट में फटाफट से सारा। नदी से जो लोड्स आते हैं सबसे जो हाईवेस्ट रॉक वाले उनको क्या बोलते हैं, तो उनको ट्रैक्शन लोड बोलते हैं। ऐसा समझ लो कि हाईवेस्ट रॉक है, ट्रैक्टर में लद के आएंगे, 4 तरह का लोड होता है। ये फिर वाटरफॉल वाला था, ठीक है, 4 तरह का वाटरफॉल होता है। टॉप 5 वाटरफॉल कौन कौन से हैं, कुलचिकल, बरेही पानी, नो कलिकाई, मौसमी या नॉनसिंथियान, दूध सागर वाटरफॉल। फिर ये लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक, चिलिका लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक, वेटलैंड इन बिहार, कांवड़ लेक, बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक है। सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, आई थिंक उदयपुर को बोलते हैं। सेकंड सेशन के कौन प्रेसिडेंट थे, दादा भाई नौरोजी। पहले 1885 में व्योमेश चंद बनर्जी, 86 में दादा भाई नौरोजी, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी, और 88 में हमारे जॉर्ज यूल फर्स्ट ब्रिटिश इंग्लिश प्रेसिडेंट्स है। वज्जी की कैपिटल वैशाली, अंग की चंपा, मगध की राजगिरी पाटलिपुत्र, काशी कौशाम्बी, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, सौरसेन मथुरा, पंचाल आइछत्र काम्पिल्य, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, छेदी सोतीवती। ठीक है, इजी था ये तो। लाइपेज क्या करता है हमारा, ब्रेकडाउन करता है इमल्सिफाइड फैट्स को, किसमें, फैटी एसिड में। एमिलेज क्या करता है हमारा, ब्रेकडाउन करता है कार्ब्स को। पेप्सिन हमारा एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। ट्रिप्सिन हमारा बेसिक मीडियम में वर्क करता है, वो भी हमारा प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन याद रखना, प्रोटीन से एमिनो एसिड, लेकिन एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत में। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, चिमायुंगडिंग ग्लेशियर या फिर आंगसी ग्लेशियर से। उसको वहां पे जमुना बोलते हैं, गंगा को पद्मा बोलते हैं, और जमुना और पद्मा मिलकर के हमारी मेघना बना लेती है बांग्लादेश में। ठीक है, साउथ गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को, और फिर गंगा ऑफ साउथ इंडिया कावेरी रिवर को बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स थे जो कि इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे। यूएसए कनाडा में प्रेरीज बोलते हैं, रसिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, साउथ अफ्रीका में वेल्ट्स के नाम से जानते हैं। श्रीलंका की लैंग्वेज सिन्हाला या फिर तमिल है, भूटान की जोंग है, म्यांमार की बर्मीज है, क्योंकि म्यांमार को ही बर्मा बोलते थे। अब्दुल रजाक हमारा जो कि पर्सिया से ट्रेवलर आया था, कौन किसके टाइम पर आया था, तो देवराय सेकंड के टाइम पर। देवराय सेकंड के टाइम पर ही हमारा निकोला डी कॉन्टी आया था। इब्न बतूता हमारा हरियर फर्स्ट के टाइम पर आया था। फर्न्यू नुनीज अच्युत राय के टाइम पर आया था, और सीजर फेडरिक तिरुमला देवराय के टाइम पर आया था। और 13 जब हमारी ये बनी थी विजयनगर एम्पायर 1336 में, तो उस टाइम पे दिल्ली में कौन रूल कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, पीएच वैल्यू अबाउट 14 किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बहुत ही बेसिक होता है। ब्लड का हमारा 7.35 से 7.45 होता है। लेमन जूस और विनेगर का लगभग 2.35 और 2.5 के आसपास होता है। वॉशिंग सोडा का 11, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होता है। उल गुलान मूवमेंट हमारा 1899 से 1900 में हुआ था, बिरसा मुंडा से रिलेटेड था, साउथ ऑफ रांची में हुआ था, और ये अगेंस्ट डिग्वीज था। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट से रिलेटेड कौन था, ईश्वर चंद विद्यासागर, ये इंपॉर्टेंट है, बतेरा इंपॉर्टेंट है भाई। पाइका रिवॉल्ट 1817, मोपला रिवॉल्ट 1836, मालाबार। ये ऑलरेडी बता ही दिया था पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से, ये भी इजी था, ऐसा इसमें कुछ बताने लायक नहीं था। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड था। आर्टिकल 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर एससी, 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, 338B बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड था। आइडियल्स ऑफ जस्टिस 3 तरह के होते हैं जो कि यूएसएसआर से लिए, और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5 तरह का होता है। इक्वलिटी 2 तरह की होती है। फ्रेटर्निटी, असरिंग एंड डिग्निटी, ये हमारा 1 तरह का होता है। फिर ये तो क्रॉप्स इजी था। ठीक है, विच फूड चेन स्टार्ट्स विद डिकम्पोजर, डिट्रस फूड। फूड चेन 2 तरह की होती है, एक हमारी ग्रेजिंग और एक डिट्रस। तो बस फिर ठीक है, एग्जिट करते हैं। ठीक है, आई होप जो भी मैंने बताया, क्लास हो सकता है शायद थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट एक बार ही देख लोगे तो एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा।
ठीक है। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। और अगर ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई तो शॉर्ट में रखेंगे वीडियोस को आगे की। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू।